अच्छा जी, लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ। तो हमने कूलम्स लॉ पढ़ा। कूलम्स लॉ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, इस पे क्वेश्चंस काफी सारे आते हैं कंपटीशन में। अब हम उसकी लिमिटेशंस देखते हैं। दो लिमिटेशंस हैं और लेटर ऑन उनको ओवरकम भी कर दिया जाता है, ऐसी बात नहीं है। तो पहली लिमिटेशन ये है कि भाई कूलम लॉ जो है वो पॉइंट चार्जेस के बीच में जो फोर्स होता है वही हमें देता है। अगर हमारे पास पॉइंट चार्जेस ना हो, मान लो हमारे पास एक रॉड है, मान लो हमारे पास एक रॉड है या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और यहां पर कोई चार्ज है, एस चार्ज है क्यू नॉट, अब हम बोले और इसके ऊपर चार्ज है कैपिटल क्यू, तो हम बोले भी इनके बीच में फोर्स निकालना है। ऑफ कोर्स रिपल्सिव फोर्स होगा, दोनों पॉजिटिव चार्जेस तो रिपल्सिव फोर्स होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा तो, लेकिन कितना होगा वो हम नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि जो इसके ऊपर जो भी फोर्स लग रहा होगा नेट फोर्स, वो फोर्स में अगर हम के क्यू नॉट इंटू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई यहां डिस्टेंस क्या ले, यहां से अलग डिस्टेंस है, यहां से अलग डिस्टेंस है, यहां से अलग डिस्टेंस है, वहां से अलग डिस्टेंस है। ठीक है, अब किसी के दिमाग में है सेंटर ऑफ मास, ऐसा कुछ नहीं होता, सेंटर ऑफ चार्ज होता है कुछ, ठीक है ना, लेकिन वैसा भी कुछ नहीं है यहाँ पे, ऐसा नहीं होता कि वो वहां से डिस्टेंस लिया जाए। तो सबसे पहले कूलम्स लॉ इज स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल फॉर व्हाट? फॉर पॉइंट चार्जेस। अगर हमारे पास दो रॉड्स है, दोनों के ऊपर चार्ज है, उनके बीच में फोर्स कैसे निकाले, उस पर क्वेश्चन आते हैं। तो कैसे निकाले, तो उसमें कूलम्स लॉ वहां पर कैसे अप्लाई करते हैं वो अलग तरीका होता है। ठीक है, तो लिख दो, फर्स्ट लिमिटेशन लिखिए, इट इज ओनली एप्लीकेबल, it is only applicable for 2-point charges and is not applicable as such, थोड़ा सा करना पड़ेगा कुछ हमें तब तो हो जाता है, and is not applicable as such for charge distributions। ठीक है, तो इस लिमिटेशन को कैसे ओवरकम करते हैं अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे। दूसरी लिमिटेशन क्या है कि भाई अगर हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस हैं Q1 Q2 एट ए डिस्टेंस ऑफ R, तो इनके बीच का जो फोर्स है वो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर है, लेकिन ये फोर्स तभी है इन दोनों के बीच में, ये तभी फोर्स है अगर ये दोनों स्टैटिक चार्जेस है, मतलब खड़े हैं, दे आर नॉट मूविंग। अगर दोनों में से कोई चार्ज मूव करने लग जाए या दोनों मूव करने लग जाए, तब इन दोनों के बीच में जो फोर्स होता है, इन दोनों चार्जेस मान लो ये मूव करने लग गया v1 वेलोसिटी से, तब इन दोनों के बीच में जो नेट फोर्स होता है वो कूलम लॉ नहीं देता। तब हमें कुछ और सीखना पड़ता है, मैग्नेटिज्म का कंसेप्ट यहां पे आ जाता है जो आगे चल के हम सीखेंगे। ठीक है, तो ये भी एक लिमिटेशन है कि दो स्टैटिक चार्जेस के बीच में नेट फोर्स तो कूलम्स लॉ देता है, लेकिन दो मूविंग चार्जेस के बीच में जो नेट फोर्स है वो कूलम्स लॉ नहीं देता है। वी हैव टू लर्न समथिंग एडिशनल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द नेट फोर्स बिटवीन टू मूविंग चार्जेस। ठीक है, लेकिन इसको हम थर्ड यूनिट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो लिख लो, लिखना, इट डज नॉट गिव्स नेट फोर्स, it does not give net force between two moving charges। It does not give net force between two moving charges। दो मूविंग चार्जेस के बीच का नेट फोर्स ये नहीं देता, क्योंकि इसको थोड़ा सा और समझते हैं, क्योंकि 10th लेवल पे कुछ ना कुछ तो पढ़ा हुआ है हमने। अगर ये चार्ज Q1 मूव कर रहा है तो मूविंग चार्ज कॉन्स्टिट्यूट्स करंट, तो हम ये भी कह सकते हैं कि इस डायरेक्शन में करंट है I1। अगर ये भी मूव करने लग जाए तो इस डायरेक्शन में करंट I2 हो जाएगा, दोनों मूव कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, जब करंट होता है तो आपको याद होगा राइट हैंड थंब रूल पढ़ते थे 10th क्लास में, किसके लिए पढ़ते थे? मैग्नेटिक फील्ड के लिए। ठीक है, वो पढ़ेंगे इस साल आगे चल के, थर्ड यूनिट में है। तो इसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड होगी इस वाले करंट की वजह से, उस वाले करंट की भी अपनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। अच्छा, फिर किसी को याद है कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जैसे यहां पर उसकी वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब कोई चार्ज चल रहा होता है तो उस पर एक फोर्स लगता है, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। तो वो मैग्नेटिक फोर्स भी आता है जिसके बारे में कूलम्स लॉ में कुछ भी दिया नहीं गया था,
लेकिन लेटर ऑन आगे चल के जब और साइंस डेवलप हुई तो उसके बारे में भी बता दिया गया, ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल हम इस टाइप की सिचुएशंस को कैसे डील करते हैं वो सीख लेते हैं फटाफट से, ठीक है। तो लिखिए नेक्स्ट आर्टिकल लिखिए, मतलब फर्स्ट लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए क्या क्या करते हैं, बेसिकली इंटीग्रेशन करते हैं और कुछ नहीं, ठीक। तो इसमें लिखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस। नंबर फर्स्ट लिखिए लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए when the charge is distributed on a line, we define it as linear charge distribution. And we define linear charge density, ब्रैकेट्स में लिखना लैम्डा, linear charge density के लिए सिंबल है, and we define linear charge density as the charge stored per unit length, the charge distributed per unit length. ऐसे करके होता है, ठीक। तो अब देखो क्या इसका यूज क्या होता है, मान लो जो भी मैंने डायग्राम बनाया था यहाँ पे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है एक लाइन पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अच्छा वो लाइन स्ट्रेट भी हो सकती है, वो लाइन कर्व भी हो सकती है, सर्कुलर भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, तो बस लाइन के ऊपर हो, मतलब किसी आर्क के ऊपर भी हो सकती है, तब भी हम यही डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो लेटर ऑन हम वो सब करेंगे। यहाँ पे मान लो टोटल चार्ज इसके ऊपर Q है, इसकी लेंथ L है, और यहां पर कोई चार्ज है दैट विल बी कॉल्ड एज द टेस्ट चार्ज Q0। हमने इन दोनों के बीच में नेट फोर्स निकालना है। अच्छा इनके बीच में नेट फोर्स निकालना है, कूलम्ब तो डायरेक्टली नहीं लगा सकते, तो हम क्या करते हैं, हम यहां पर एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, ठीक है। छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, वो छोटा सा जो एलिमेंट है वो इतना छोटा होता है कि उसको आप पॉइंट चार्ज कंसिडर कर सकते हो, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हो जाता है r। ये r डिस्टेंस बदलता रहेगा, जैसे जैसे आपका एलिमेंट बदलता रहेगा वैसे वैसे ये r डिस्टेंस बदलता रहेगा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो नेट फोर्स होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा, वो होगा dF फोर्स। dF क्यों होगा, क्योंकि ये चार्ज छोटा है, छोटे चार्ज की वजह से छोटा फोर्स, ठीक है। और इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स यहां लगेगा dF फोर्स। तो अब हम इन दोनों छोटे चार्जेस के बीच में कूलम्ब्स लॉ लगा सकते हैं, ठीक है। तो कूलम्ब्स लॉ अगर हम लगाते हैं तो हमारे पास आ जाएगा स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स आ जाएगा K इंटू Q1 इंटू Q2, यानी कि K इंटू Q0 इंटू DQ अपॉन स्क्वायर ऑफ दिस डिस्टेंस दैट इज R स्क्वायर। ये स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स आ गया, ठीक है। अच्छा अब हमने ये चीज डिफाइन करी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये क्या होती है, चार्ज स्टोर्ड पर यूनिट लेंथ। इस कॉन्सेप्ट को लगा देते हैं। तो लैम्डा क्या है, लैम्डा है चार्ज स्टोर्ड पर यूनिट लेंथ। ये टोटल लेंथ L है, टोटल चार्ज Q है, तो लैम्डा को आप Q अपॉन L भी लिख सकते हो। और इस छोटे से चार्ज के लिए, इस छोटे से चार्ज की जो लेंथ है, ठीक है, वो मान लो आपके पास dl है, और इस पे dq चार्ज है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, dq अपॉन dl भी लिख सकते हो आप इसको, एक ही बात है टोटल के लिए, ठीक है। यहां से dl यहां मल्टीप्लाई करो तो लैम्डा टाइम्स dl विल बी dq विल बी लैम्डा टाइम्स dl। अच्छा अब इस dq को यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, कर दें, ठीक है। तो जब हम इसको यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, df आ जाएगा। df विल बी k इंटू Q0, dq की वैल्यू डाल देंगे लैम्डा dl अपॉन r स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास, ठीक है। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स,
क्यों, हमें तो टोटल नेट फोर्स निकालना है, ठीक है। तो यहां पे लिख देंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ के क्यू नॉट लैम्डा डीएल अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, डीएफ जो है, डीएफ का इंटीग्रेशन आ जाएगा कैपिटल एफ, राइट हैंड साइड में के और क्यू नॉट तो पक्का कांस्टेंट है, लैम्डा भी ज्यादातर कांस्टेंट होता है, कई बार वेरिएबल भी होता है, बहुत कम बार होता है, ठीक है। तो अगर लैम्डा वेरिएबल होगा तो इंटीग्रेशन से अंदर रहेगा, अगर लैम्डा भी कांस्टेंट होगा तो इंटीग्रेशन से बाहर आएगा, ठीक है। फिलहाल मैं सिर्फ क्यू नॉट और के को, के क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिलहाल मैं सिर्फ इनको बाहर ला रहा हूं, ठीक है। लैम्डा अंदर बाहर कुछ भी आ सकता है डिपेंडिंग ऑन वेदर इट इज कांस्टेंट और नॉट, तो लैम्डा डीएल अपॉन आर स्क्वायर ये आ गया जी हमारे पास। इसको इंटीग्रेट करके हमारे पास टोटल फोर्स आएगा कि व्हाट विल बी द टोटल फोर्स बिटवीन दीज टू बॉडीज। नोट करो, यहाँ पे 3 आर्टिकल है, तीनों बोर्ड के आर्टिकल है, ठीक है। फर्स्ट आर्टिकल के, तो ये चीज तो अच्छी हो रही है कि अगर चार्ज सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो उसको हम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, तो वो हम नहीं लिख रहे हैं। देखिए, वी डिफाइन सरफेस चार्ज डेंसिटी, here we define surface charge density, brackets में लिखना sigma, sigma is the symbol for surface charge density, as the charge stored per unit area, as the charge stored per unit area। ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास कोई 2 डायमेंशनल एरिया इज व्हाट, इट्स अ 2 डायमेंशनल फिगर, ओके, 2D में है और किसी भी शेप का हो सकता है, ये इरेगुलर शेप हो सकता है। मान लो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और कैपिटल क्यू चार्ज है, टोटल एरिया ए है, और यहां कहीं पे कोई पॉइंट चार्ज है क्यू नॉट। हमने इन दोनों के बीच में नेट फोर्स निकालना है, तो वो नेट फोर्स हम कैसे निकालें, तो हमारे पास कूलम्स लॉ तो पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है, तो ये तो एक पॉइंट चार्ज है, हम यहां पर भी एक पॉइंट चार्ज ले लेते हैं, छोटा सा पॉजिटिव चार्ज। वो होता है, वो चार्ज की वैल्यू है dq और उसका जो एरिया है वो है dA, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है r, और दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा dF, दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा, वो क्या लगेगा, dF लगेगा, ठीक है। अच्छा जी, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स हम निकाल लेते हैं पहले, वो आ जाएगा k dq इंटू क्यू नॉट इंटू dq अपॉन r स्क्वायर। कूलम्स लॉ लगा दिया, कूलम्स लॉ अब लगा सकते हैं, क्यों, क्योंकि dq इज अ वेरी स्मॉल चार्ज, इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ पॉइंट चार्ज, तो कूलम्स लॉ कैन बी अप्लाइड नाउ। अच्छा जी, अब जो है, अब हम यहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी का कंसेप्ट लगाते हैं, लैम्डा की जगह सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो इस पे लगाते हैं, ये होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। पूरे के लिए अगर करें तो Q बाई A। अच्छा, छोटे से के लिए करें, अगर छोटे से का एरिया है dQ अपॉन dA, या ds भी लिख देते हैं, बुक्स में लिखा है, ठीक है। dA को वहां मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास dQ की वैल्यू क्या आ जाएगी, इट विल बी सिग्मा टाइम्स dA। dq की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिग्मा टाइम्स dA, ऐसे आ गई। नाउ dq को हम यहां पर पुट करेंगे इस वाली इक्वेशन में df निकालने के लिए, तो df जो आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास k इंटू क्यू नॉट इंटू सिग्मा dA अपॉन आर स्क्वायर। सिग्मा कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, सेम पैटर्न पे है, ये आर्टिकल सेम पैटर्न पे है। इसके बाद क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अच्छा जी, इंटीग्रेशन क्या, तो इंटीग्रेशन ऑफ df इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ k इंटू क्यू नॉट इंटू सिग्मा इंटू dA डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है भाई। अच्छा, df का जो इंटीग्रेशन है, df का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा f, k क्यू नॉट को बाहर ले लो, सिग्मा कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, तो फिलहाल अंदर रहने दो, तो ये आ जाएगा क्यू नॉट अपॉन के, आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा इंटू dA अपॉन आर स्क्वायर। फिर इसमें लिमिट वगैरह डाल के फिर इसमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और भी कई चीजें करनी पड़ेगी इसमें इंटीग्रेट करने से पहले, बट सीक्वेंस ये रहेगी।